अच्छा भाई सॉरी यार, मेरा साउंड बंद किया हुआ था वो सेंटर वालों ने जरा, वहां से तो कॉल नहीं हो पा रही थी। मैं घर से क्लास ले रहा हूँ बारिश की वजह से, तो वो इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। अब मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड शेयर हो रही है, तो कंफर्म कर दे मुझे प्लीज़। हाँ फर्स्ट अभी वन चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दें। हाँ भाई चलें, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करते। ऑलरेडी 10 मिनट हम लेट हो गए, ताकि जो लोग मौजूद हैं उनको लाइव लेक्चर मिल रहा है, जो नहीं मौजूद है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पर कोशिश किया करें कि लाइव रहें। रिकॉर्डिंग में जाहिर सी बात है वो बात नहीं आ पाती, लेकिन बहरहाल तो जो फ्रेंड है वो नहीं है, उनको बोल दीजिए कल के लेक्चर से पहले वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ताकि वो कल का लेक्चर उनका खराब ना हो। वरना ये कि आज का लेक्चर भी मिस होगा, कल का लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ग्राफ आप सबने बना लिया? कंफर्म करें, मैंने आपको ग्रुप पे शेयर की थी उसकी पिक्चर। तो ग्राफ सबने ड्रॉ कर लिया? मुझे ज़रा कंफर्म करें, शाबाश। क्यों नहीं किया? जब मैंने ग्रुप पे शो किया था तो क्यों नहीं ड्रॉ किया भाई? फाइल्स क्यों नहीं बनाया? उसी से समझाऊंगा मैं तो, फिर मसला बनेगा। चले मैं, अब जिन लोगों ने बना लिया वो उसको फॉलो करें, नहीं बनाया जिन्होंने वो ग्रुप पे मौजूद है वहां से बनाएंगे। आप ग्रुप पे अभी देख लें खोल के उसी ग्राफ से मैं समझा रहा हूँ और फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना? सब लोग जरा ग्राफ को फोकस करें प्लीज। वो ग्राफ मेरे पास नहीं बना हुआ है, इसीलिए मैंने पिक भेजी थी आपको उसकी। तो ग्राफ को फोकस कर लें सब, और फिर जो जो बातें मैं कर रहा हूँ वो फॉलो करें। देखो भाई, ग्राफ क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है वी और टी का, लिहाजा स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। जो लोग रेगुलर शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि जहां पर भी रिलेशन डायरेक्ट होगा वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे दोनों चीजें जीरो। यहाँ पे आपको जो डायग्राम से मैसेज मिल रहा है, बड़ा सादा सा डायग्राम पे गौर से देखें, तो आपको जो मैसेज मिल रहा है वो ये मैसेज मिल रहा है कि टेम्परेचर जब जीरो हो रहा है तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा, और वॉल्यूम जीरो हो रहा है तो टेम्परेचर जीरो नहीं हो रहा। अगर आप पॉइंट ए देखें तो पॉइंट ए पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम जीरो नहीं है, वॉल्यूम की वैल्यू जीरो नहीं है, वॉल्यूम की कोई ना कोई वैल्यू है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम तो जीरो हो रहा है पर टेम्परेचर की वैल्यू -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेंशन क्या है यहाँ पे, पढ़ने वाले की भी और चार्ल्स की भी, दोनों की टेंशन ये है कि दोनों चीजें जीरो नहीं हो रही। एक जीरो हो रही है, दूसरी नहीं जीरो हो रही। जबकि लॉ के लिए क्या जरूरी है, ग्राफ के लिए क्या जरूरी है, कि ग्राफ में एक ना एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसपे दोनों चीजें जीरो हो जाएं। इसका मतलब है कि जो लॉ है वो फेल होने जा रहा है। वॉल्यूम जीरो हो रहा है, टेम्परेचर जीरो नहीं हो रहा, टेम्परेचर जीरो हो रहा है, वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, कभी वो जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, कभी वो जीरो होता है, पर दोनों जीरो नहीं हो रहे। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो मैं आगे पढ़ाऊँ? अरम डायग्राम आपके पास है? डायग्राम है तो समझ में आएगा, डायग्राम आपके पास नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम में पॉइंट ए पे जाओ, पॉइंट ए दिख रहा है, मुझे चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। पॉइंट ए दिख रहा है, पॉइंट ए के नीचे लिखा हुआ है वी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू जीरो। यही बात मैंने आपको उर्दू में बताई कि वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा, टेम्परेचर जीरो हो रहा है। अब ये जहन में रखो आप, वॉल्यूम जीरो नहीं है, टेम्परेचर जीरो है। अब पॉइंट बी पे जाओ, पॉइंट बी जो है वो -273 के ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है? -273 के ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो पॉइंट बी है, उस पे जाओ। शाबाश। जिन लोगों को भी क्लियर नहीं है बिल्कुल ऐसे करें जैसे मैं बता रहा हूँ। अब -273 के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट बी है। वहां पे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम वहां पे जीरो हो रहा है पर टेम्परेचर जीरो नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यू है -273, टेम्परेचर जीरो नहीं है, वॉल्यूम जीरो है। अब मुझे ओके दो। तो इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम जीरो हो रहा है तो टेम्परेचर जीरो नहीं हो रहा, और जब टेम्परेचर जीरो हो रहा है तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। जबकि ओरिजिन की शर्त क्या है कि दोनों जीरो हो। ओरिजिन की शर्त क्या है कि दोनों जीरो हो, तो इसका मतलब है कि लॉ फेल हो रहा है। लॉ की शर्त यह है कि दोनों जीरो हो, पर एक जीरो हो रहा है दूसरा जीरो नहीं हो रहा, दूसरा जीरो हो रहा है पहला जीरो नहीं हो रहा। लॉ को फेल होने से बचाना
है। अब सब यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो क्योंकि लॉ किसकी टेंशन है, चार्ल्स की, तो चार्ल्स पूरी जान लगा देगा लॉ को ठीक करने के लिए। वाइस कोई मसला है? वॉल्यूम जीरो का मतलब वॉल्यूम जीरो ग्राफ पर, अभी ग्राफ पढ़ रहे हैं आप। वॉल्यूम जीरो का मतलब है वॉल्यूम जीरो, यानी वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं है। रेल में बात नहीं हो रही, ग्राफ पे बात हो रही है। आप रेल पे सोच रहे हो ना कि वॉल्यूम जीरो किसी चीज का हो नहीं सकता, वो नहीं बात हो रही, ग्राफ की बात हो रही है। टोटल हमारी पढ़ाई चल रही है ग्राफ की, कि ग्राफ पे वॉल्यूम जीरो हो रहा है जब टेम्परेचर -273 हो रहा है। समझ रहे हो बात? थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बातें नहीं हो रही, ग्राफ की बात हो रही है। वैसे तो वॉल्यूम किसी भी चीज का जीरो नहीं हो सकता ना, वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैटर का जो वॉल्यूम है वो कभी जीरो होता ही नहीं। हम ग्राफ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ग्राफ की टेंशन क्लियर हो गई सबको कि एक चीज जीरो हो रही है, दूसरी जीरो नहीं हो रही, दूसरी जीरो हो रही है, पहली नहीं हो रही। जबकि रूल कहता है कि डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीजों का जीरो होना जरूरी है एक पॉइंट पे। ये आ गया मसला, मैंने तफसील से मसला आपके सामने रख दिया। अब इस मसले का हल क्या निकाला चार्ल्स ने, कि उसने केल्विन की मदद ली। केल्विन एक दूसरा साइंटिस्ट था, किस्मत चल गई उसकी। उसने केल्विन की मदद ली और उसने लेट कर लिया -273 सेंटीग्रेड को 0 केल्विन के बराबर में। और ये रिलेशन जो दिया था ये केल्विन ने दिया था, चार्ल्स का नहीं था। अगर ये रिलेशन चार्ल्स का होता तो लोग बोलते भाई इसने अपने लॉ को ठीक बनाने के लिए अपनी मर्जी की यूनिट बना दी। ऐसा नहीं है, ये जो रिलेशन है ये केल्विन ने दिया था। केल्विन दूसरा साइंटिस्ट है, चार्ल्स ने इसको इस्तेमाल किया। उसने बोला यार -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 0 केल्विन के, तो -273 को रिप्लेस कर दो 0 केल्विन से। इससे क्या फायदा होगा आप लोग खुद बताओ मुझे। यस मिस्टर बीवन बताओ, इससे क्या फायदा होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मिटा दें, अपने जहन में मिटा दें और उसकी जगह पे 0 केल्विन लिख दें, तो अब दोनों चीजें जीरो हो गई नहीं हो गई? कोई आपसे पूछे टेम्परेचर कितना है, आप बोलेंगे 0 केल्विन। कोई आपसे पूछे वॉल्यूम कितना, आप बोलेंगे नहीं। जुगाड़ ये तब होती है ना जब ये रिलेशन खुद से बना था। जुगाड़ ये तब होती है जब ये रिलेशन उसका अपना जाती रिलेशन होता, पर ये रिलेशन तो पहले से अवेलेबल था और केल्विन ने बोला था, हाँ उसको यूज किया उसने, ये कह लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन मिल गया। यहाँ पे दोनों चीजें जीरो हो गई, टेम्परेचर हो गया 0 केल्विन और वॉल्यूम हो गया जीरो, दोनों चीजें जीरो हो गई, ओरिजिन मिल गया। इसका मतलब है ओरिजिन कब मिलेगा? जब केल्विन में लिखोगे। सेंटीग्रेड में लिखोगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा, और केल्विन में लिखोगे तो ओरिजिन मिलेगा। तो चार्ल्स ने दुनिया वालों को बोला कि भाई मेरा लॉ वैलिड तभी होगा जब वो केल्विन में पढ़ोगे आप। अगर मेरा लॉ सेंटीग्रेड में पढ़ोगे तो वो लॉ वैलिड नहीं है। हाँ यूनिट चेंज हो रहा है, पर है तो टेम्परेचर ना। यूनिट तो साइंटिस्ट चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो वो ये बता तो रहा है साइंटिस्ट के भाई यूनिट चेंज कर दो, हम तो उसकी बात मान रहे हैं। तो वो चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई मेरा लॉ पढ़ना है तो सेंटीग्रेड नहीं पढ़ो, सेंटीग्रेड से मेरा जो ग्राफ है वो वैलिड नहीं है। मेरा लॉ पढ़ना है तो केल्विन पढ़ो, केल्विन से वो वैलिड होगा। तफसील मैंने आपको पढ़ा दी। अब अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो वहां एब्सोल्यूट का वर्ड है, देखें अपनी कॉपी पे एब्सोल्यूट का वर्ड मिलेगा, जो कि मैंने पढ़ाया। ये जो एब्सोल्यूट है ना, ये केल्विन को बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात मेंशन कर दी, दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा लॉ पढ़ना है तो टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा। केल्विन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट। तो ग्राफ आपको मैसेज क्या दे रहा है कि चार्ल्स का लॉ वैलिड, चार्ल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर केल्विन स्केल, इट इज नॉट वैलिड फॉर सेंटीग्रेड स्केल। आज के बाद जब भी चार्ल्स लॉ की बात करेंगे आप, तो टेम्परेचर को आप किस में नहीं लेंगे? सेंटीग्रेड में नहीं लेंगे, किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे, क्योंकि चार्ल्स बोल रहा है मेरा लॉ सेंटीग्रेड में वैलिड नहीं है, मेरा लॉ केल्विन में वैलिड है। और क्यों वैलिड है वो आप पे पढ़िए। चले अब मैं ग्राफ लिखवाने लगा हूं, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। The graph between volume temperature, the graph between volume and temperature is a straight line.
The graph between volume and temperature is a straight line. The graph between volume and temperature is a straight line. Is a straight line, full stop. When we observe graph, जो बातें मैंने आपको उर्दू में बताई है ना, वही इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ. When we observe the graph, when we observe the graph, when we observe the graph, we found that. स्टार्ट से रिपीट करो, मैं दोबारा नहीं करूंगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखवा रहा हूँ, एहतियात से लिखे. चार चार दफा एक बात को बोलने के बाद भी रिपीट कराना अच्छी बात नहीं है. लिखे, शुरू से बोल रहा हूं मैं. द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन. द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन. हाँ भाई, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड ऑब्जर्व, स्पेलिंग देख लीजिएगा. व्हेन वी ऑब्जर्व द ग्राफ, when we observe the graph, we found that volume of gas is, we found that volume of gas is not zero. Volume of gas is not zero. Volume of gas is not zero at 0 degree centigrade. ये पॉइंट एक ही बात हो गई भाई. Not zero at 0 degree centigrade, but it is zero. But it is zero. But it is zero. But it is zero at minus 273 degrees centigrade. At minus 273 degrees centigrade. At minus 273 degrees centigrade और 0 केल्विन, दोनों वैल्यू लिखनी है. minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, और 0 केल्विन, कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. ये पॉइंट बी है ना, इसका नाम है ये कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. चले भाई, न्यूमेरिकल नंबर 1 पे हम जाने वाले. ग्राफ डिस्कस हो गया है, ड्रॉ भी कर लिया आपने, वर्डिंग भी आ गई है. कोई सवाल करना है तो कर लें और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, फिर नमाज ब्रेक लेंगे. जब तक आप वो न्यूमेरिकल करोगे, जब तक नमाज भी पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल कर लो. चले, ग्राफ के बारे में कोई भी सवाल करना है तो कर लें. प्रैक्टिस वाला न्यूमेरिकल क्या था? ग्रुप पे शेयर किया करो ना. मैंने ग्रुप पे अगर तुम्हें भेजा है न्यूमेरिकल, तो ग्रुप पे इसका आंसर शेयर करो. अब वो तो न्यूमेरिकल ढूंढने में इतनी देर लग जाएगी, पता नहीं कब मैंने भेजा कल.
4408 आ रहा है, 4408। अच्छा भाई, नुमेरिकल नंबर 1 देख लें भाई सब लोग, शाबाश। नुमेरिकल नंबर 1 हमेशा की तरह आप पहले समझ लें मेरी बात, उसके बाद आप डेटा बनाएं, सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करें, फिर चेक करें आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, छपाई नहीं चलेगी। ठीक भाई, जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है चार्ल्स लॉ में वो ये रहा। ठीक है, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला है आपका। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। काम करने का असूल ये है कि जो यूनिट V1 का होगा भाई V2 का होगा, T1 और T2 केल्विन होंगे, वो हमने तय कर लिया है, केल्विन के अलावा अलाउ नहीं। तो जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा, T1 और T2 दोनों केल्विन में होंगे। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड होगा और डेटा में होगा। केल्विन से सेंटीग्रेड में नहीं, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या ऐड होगा भाई, ये मैट्रिक फिजिक्स में कर कर आया। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 जमा करना होगा और डेटा में शो करेंगे इसको। जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा, T1 T2 दोनों केल्विन में होंगे। और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे हिसाब से, भाई इतनी सी बात है। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने, इसका डेटा बनाएं, फॉर्मूला लगाएं, आंसर निकालें। और नमाज ब्रेक में दे रहा हूँ, फिर वापस आके मुझे आंसर अपना बताएं, फिर मेरी कैलकुलेशन से मैच करके पता चल जाएगा आपने ठीक किया है कि नहीं। डेटा में कोई सवाल है तो कर लें। जो पहला वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, जो दूसरा वॉल्यूम होगा V2 होगा, जो पहला टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, जो दूसरा टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। डेटा में टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिखेंगे, फिर कन्वर्ट करके दिखाएंगे उसको केल्विन। जी V2 फाइंड करना। V2 फाइंड करना है। फाइल क्लियर हो गया। टेम्परेचर पहले आप सेंटीग्रेड में शो करेंगे, फिर उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलें शुरू करें, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ।
अच्छा भाई, मेरी तो वापसी हो गई है। नुमेरिकल नंबर 1 में देख लें भाई, मैंने आपको जो बताया V1 आपका 850 है। डेटा में वैल्यूज मैंने नहीं डाली हैं जानबूझ के, ताकि आप सही डालें। V1 आपका 850 है, T1 आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 299 हो जाएगा। और V2 आपको निकालना है, और T2 आपका 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये 307 केल्विन हो जाएगा। देन आपने फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। V1 850, T1 299, V2 निकालना है 307, T2 हो गया 307, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और आपका आंसर आ जाए 871 या 72। बिल्कुल सही जवाब है। वेरी नाइस। किसी को नुमेरिकल नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? आज बारिश की वजह से जाहिर सी बात है कुछ लोग कम है, तो हमने 3 नुमेरिकल का आज टारगेट है हमारा, तब तक लेक्चर एंड पे आ ही जाएगा। चले भाई, नुमेरिकल नंबर 1 में कोई परेशानी अगर नहीं है तो नुमेरिकल नंबर 2 करें। किसी को नुमेरिकल 1 में परेशानी है तो वो क्वेश्चन कर ले, मैं क्लियर करता हूँ। अदरवाइज नुमेरिकल नंबर 2 शुरू करें आप। और वही प्रिंसिपल है आपका, जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा। T1 और T2 जो होंगे वो केल्विन में होंगे। बाकी मैंने आपको पिछले वीक कैलकुलेशन का असूल सिखाया था। कैलकुलेशन के 2 असूल मैंने आपको बताए थे। नंबर 1, जो अननोन होना चाहिए वो अपॉन के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो अपॉन के नीचे होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर लाएंगे। और दूसरा के जो अननोन होगा उसको आप सेपरेट करेंगे। इस सवाल के लिहाज से आपको जो कन्वर्जन चाहिए होगी वो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कॉपी के टॉप पे लिख लें। क्योंकि इस सवाल में V1 और V2 का यूनिट सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी कोई एक, जो कि मैंने शो कर दी। शाबाश। सब लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करके मुझे ओके देंगे तो मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेशन है मेरे पास, पर आप ओके देंगे तो मैं कैलकुलेशन शो करता हूँ। जो आंसर निकाल ले वो मुझे आंसर बताए, ऐसा तो बिल्कुल गायब ना हो जाए आप लोग।
आराम ठीक नहीं लग रहा, वेरीफाई दोबारा करो, रीचेक करो। V1 और V2 की यूनिट सेम बना दिया आपने। जो यूनिट V1 का है वही V2 का बनाना है। कन्वर्जन आपके पास है, कोई एक कन्वर्जन आप करेंगे। टेम्परेचर डिवाइड में है, उसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, जिससे नहीं किया वो भी गलत हो जाएगा। अफान का आंसर ठीक आ रहा है, जिसका भी ये आंसर आ रहा है वो ओके, जिसका ये आंसर नहीं आ रहा वो रीचेक कर ले पहले, फिर मैं शो करता हूँ, ताकि आप छापे नहीं, अपनी मिस्टेक पकड़ें पहले। चलिए अब आप कैलकुलेशन ज़रा वेरीफाई करें, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए ये आ गए आपके पास कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल नंबर 2 का डेटा आ गया। V1 आपका 0.045 मीटर क्यूब है। T1 आपका 31 सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में करना है। आपने मैंने नहीं शो किया क्योंकि मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। V2 आपका 62 DM क्यूब है। साफ दिख रहा है कि V1 V2 का यूनिट सेम नहीं है, इसे सेम बनाना है। तो मैंने क्या किया कि मीटर क्यूब को, ये 100 लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका DM क्यूब जो हम चाहते हैं। जब V1 V2 का यूनिट सेम हो जाएगा तो हम प्लेस कर देंगे। अच्छा, अगर आप में से किसी ने 0.045 मीटर क्यूब को एज इट इज रखा है और 62 को डिवाइड बाय 1000 करके 0.062 मीटर क्यूब कर दिया है तो वो भी ठीक है। दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, या तो मीटर क्यूब को DM क्यूब में करो या DM क्यूब को मीटर क्यूब में करो, जो भी एक काम आप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि T2 आपका नोन है, अपॉन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया 45 से, और 304 वहां डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो गया 62 से, और फाइनली आपने T2 को सेपरेट कर दिया, 45 वहां ले गया आप, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 400 जो आंसर आ रहा है इसका। अभी भी अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर 3 हर कोई सही करे, इसीलिए न्यूमेरिकल 1 2 में कोई भी इशू है लॉजिकल तो मुझे बता दें। चलें, न्यूमेरिकल नंबर 3 जरा चैलेंजिंग है। अभी भी आप न्यूमेरिकल 1 2 में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मना नहीं है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। न्यूमेरिकल 3 आपके सामने, ये आपका इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, मतलब ग्रुप में मिल जाएगा बाद में, अभी नहीं मिलेगा। अभी आप मुझसे क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। चले शुरू हो जाएं, आपके पास 5 मिनट है क्योंकि अगली क्लास है उसके बाद मेरी।
अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि आपको ये बात चीख-चीख कर बताई गई है कि आपको सेंटीग्रेड अलाउ नहीं है, केल्विन में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपसे आंसर सेंटीग्रेड में माँग रहा हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, पर फ़ॉर्मूला आपको सेंटीग्रेड अलाउ नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आप फ़ॉर्मूले को केल्विन में ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको रिकन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में और 273 ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाला पॉइंट मैंने बॉयज़ लॉ में पढ़ाया था आपको, कि जहाँ पे V1 V2 दोनों नहीं पता होते, वहाँ लेट कर लेते हैं। इंक्रीज के लिए मैंने मल्टीप्लाई बताया था, डिक्रीज के लिए मैंने डिवाइड बताया था। यहाँ पे डिक्रीज दिखा है तो ये एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होता तो ये 4x हो जाता। डिक्रीज है तो ये एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना। V1 V2 अगर अभी भी आराम मैं बताता रहूंगा तो फिर आप मजा नहीं आएगा ना, हमेशा अगर मैं बताऊंगा। बॉयज लॉ में मैंने बताया था आपको, आज चार्ल्स लॉ में वही चीज दोबारा आई है, तो आपको खुद करना चाहिए, भले गलत करें आप, पर खुद ट्राई करें। जैसे वहां लेट किया था V1 को x और V2 को 3x, उसी लिहाज से यहाँ पर होगा। यहाँ डिक्रीज का वर्ड है तो एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। सॉल्व केल्विन में करेंगे, सेंटीग्रेड में अलाउ नहीं है। आंसर को केल्विन में कन्वर्ट करके मुझे बताएंगे आप। सेंटीग्रेड से केल्विन में आने के लिए +273 करते हैं, तो केल्विन से वापस सेंटीग्रेड में जाने के लिए 273 माइनस हो जाएगा। शाबाश, सॉल्व करें, आंसर बताएं। अच्छा, ये स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैंने जो है ना कल और आज का काम जो है वो बोला था, तो मैंने वो सेंड किया। तो काइंडली सब लोग मेक श्योर करें कि उनकी हेडिंग्स और काम उनका परफेक्ट हो। उसमें कोई भी अगर इशू होता है तो क्लास में पूछ ले, ताकि काम में खराबी ना हो, वरना ऐसा ना हो कि आप याद करें और उसमें कोई मसला हो। तो ये तुबा ने सेंड कर दिया है, आप उससे कॉपी कर लें, और कोई भी मसला होता है तो मुझसे पूछ लें। अफान का आंसर ठीक आ गया। अफान वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें फटाफट, शाबाश। इसका आंसर आपको ग्रुप पे मिलेगा, सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे आप मुझे आंसर बताएंगे, डिस्कस करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। V1 आपका x होगा, V2 आपका x अपॉन 4 होगा, T1 आपका 328 होगा केल्विन, और T2 आप निकालेंगे जैसे पिछले सवाल में निकाला था। आंसर आपका केल्विन में आएगा, उसको सेंटीग्रेड में करने के लिए 273 माइनस करेंगे आप। माइनस में आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल ओके है। टेम्परेचर माइनस में हो सकता है, कोई मना नहीं है।
एक ही बात है, -190 और -191 में कोई मसला नहीं है। टाइम बिल्कुल एंड पर आ गया, सबने सॉल्व कर दिया। कल हम इंशाल्लाह लॉ नंबर 3 पढ़ेंगे, अवोगाड्रोस लॉ। -191 सबका आंसर आ गया। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो मैं ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन लगा रहा हूँ, आप वहाँ चेक कर लेना। और फिर भी क्लियर नहीं होता तो मुझसे कल क्लास से पूछ लेना। आज की क्लास का टाइम ख़त्म हो गया तो इसको मैं एंड करूँगा। कल इंशाल्लाह रेगुलर क्लास पढ़ेंगे, सब होंगे कल, क्योंकि बारिश का इशू आज था, कल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम ज़रा फ्लो और तेज़ बढ़ाएंगे। तो अब एवोगाड्रोस नंबर पे हम जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर है। आज के लेक्चर में कोई भी सवाल करना है तो कर सकते हैं आप प्लीज़। नहीं, आराम गलत नहीं है, -190 ओके है, बिल्कुल सही। -190 या -191 कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं करना वो अब लेफ्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह।